हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ आवर 360 डिग्री सीरीज। उम्मीद करता हूँ आपने पहला और दूसरा लेक्चर देख रखा होगा, तभी आपका एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन हो पाएगा, क्योंकि हम चीज़ों को बहुत जगह पे कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आइडियाज़ वगैरह भी डिस्कस हो रहे हैं कई बार, जो कि रिपीटेड है। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ स्किप किया था, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि आपको करेक्टली मैच बताना है कौन सा है। देखो, एलिवेल सॉइल के अंदर सैंड और सिल्ट का कंटेंट होता है, ये बिल्कुल सही बात है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों गलत है। इस क्वेश्चन में कह रहा है वियना कांग्रेस जब हुई थी आपकी 1815 के अंदर, उसको कितना होस्ट किया था? उसको होस्ट किया था चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। अगला क्वेश्चन है जिसमें के अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, किसके बाद क्या घटना हुई थी। तो खिलाफत कमेटी बनी थी बॉम्बे के अंदर, उसके बाद आपका जलियांवाला बाग मसाकरे हुआ था, उसके बाद आपका अब मसाकरे हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था कि आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विड्रॉवल हो गया था, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। उसके बाद आपका बरदौली सत्याग्रह हुआ था, तो बरदौली सत्याग्रह आपका थर्ड नंबर पे आना चाहिए, और पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा इवेंट यानी कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। बरदौली सत्याग्रह के अंदर क्या था कि 30% जो है लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया था ब्रिटिशर्स ने, जिसके खिलाफ गए थे नॉन वायलेंट तरीके से। और ये इसको लीड करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है हम सिर्फ उसी को कैलकुलेट क्यों करते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते कोई सामान बनाने में क्या क्या लग रहा है, कितना कितना लग रहा है, सबको एक एक जोड़ के हम क्यों नहीं बताते? हम एक ही बार में क्यों बताते हैं कि इतने का प्राइस लगा या इतने का सर्विस चार्ज आपका? इसके पीछे का रीजन क्या है कि देखो, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सबकी कैलकुलेट होती है जीडीपी के अंदर। ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए, और कोई सा भी सेक्टर होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, सबके अंदर आप जो है ये काउंट कर सकते हैं ईयर के अंदर कितना आपको जीडीपी बन रहा है। उसके अलावा फाइनल गुड से क्यों करते हैं? ताकि अवॉइड मल्टीपल काउंटिंग, बार बार ना गिनना पड़े कि स्टेज पे कितना बना, स्टेज पे कितना बना, स्टेज पे कितना बना। होता क्या है, इन सभी का ओवरऑल निकाल के जो भी बनता है आपका फाइनल आपको दिखा देते हैं कि इतने का है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल ये। आप सिर्फ क्या करते हैं, फाइनल इनपुट पे ध्यान देते हैं कि सॉरी, फाइनल आउटपुट पे ध्यान देते हैं कि वो आपका कितने का बना है। फिर अगला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको महात्मा गांधी के विचार बताने, सत्याग्रह पे क्या क्या उनके विचार थे। पहला था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, कि सत्य के साथ रहो और अहिंसा पूर्वक जो है न्याय के लिए लड़ाई करो। दूसरा था कि मोरल फोर्स की पावर थी, यानी कि उनका मानना था अगर हम सच के साथ खड़े हैं और खुद ही अगर हम सफर करते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसका दिल जो चेंज हो सकता है कि यार ये लोग जो है सच हैं, सच के साथ हैं, तो मैं इनका मतलब क्या करूं, इनके सामने हार जाऊं। तो ऐसा उनका मानना था। तीसरा था कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना, यानी कुछ भी वजह शांतिपूर्वक हमें अपनी आवाज़ जो है रखनी है। नॉन कॉपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, सबके अंदर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मेजर कंसर्न्स बताना है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कि जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो कौन कौन सी दिक्कतें देखने को मिलती है। पहला, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की कमी है। क्यों? क्योंकि जब भारत का पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन की वजह से मैक्सिमम जो जूट उगाने वाला एरिया था वो बांग्लादेश के अंदर आ गया, तो बांग्लादेश इज द किंग। ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंडियन मिल्स के अंदर शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा जूट की। दूसरा क्या है कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स से कम्पीट नहीं कर पाते हम। जूट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखने को मिल रहा है, किस वजह से? सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक पैकेजिंग की वजह से, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक पैकेजिंग पहले वो तो स्ट्रॉन्ग भी, ड्यूरेबल भी, ऊपर से सस्ती भी है। तीसरा क्या है कि मशीनरी बहुत पुरानी पुरानी है, मशीनरी इतनी पुरानी है कि ढंग से हम जूट का इस्तेमाल कर भी नहीं पा रहे, ना उसको ठीक से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे तो प्रोड्यूस का पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिससे हमें नुकसान ही नुकसान देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है जिसमें ये आपको बताना है कि डेवलपिंग कंट्रीज ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के अंदर अपनी क्या क्या बातें रखी थी। पहले उन्होंने बोला था कि अनइक्वल ट्रेड रूल्स, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज अभी तो ग्रो कर रही है ना धीरे धीरे, वो तो एकदम से ग्रो हो नहीं रखी है अभी, डेवलप थोड़ी ना। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ अनफेयर तरीके से बर्ताव करती हैं डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती है, बहुत ज़्यादा हाई रखती है अपने ट्रेड बैरियर्स को, जिससे कि जो और पुअर नेशन से बोलती है अपने मार्केट्स को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो कहाँ से होगा, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेड बैरियर इतना हाई रख देंगे। दूसरा होता है एग्रीकल्चर सब्सिडीज। अब भाई जो महंगी जो कंट्रीज है, ठीक है, जिन पे पैसा है, वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देते हैं अपने फार्मर को, तो फार्मर उनके बहुत अच्छा जो है प्रोडक्ट बना पाते हैं। ठीक है, तो और बहुत ज़्यादा उन पे पैसा आ रहा है, इस वजह से उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते भी होते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर। अब वही दूसरी तरफ जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके पास उनके फार्मर्स पे इतना पैसा तो है नहीं, तो उनका क्या होता है, नुकसान हो जाता है और वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते। ठीक है, ये दूसरा नुकसान था। डेवलपिंग कंट्रीज की एक और दिक्कत थी, मार्केट एक्सेस एंड डेवलपमेंट की बात करें, कि डेवलपिंग नेशन जो है क्या डिमांड करते हैं कि उनको बेटर एक्सेस मिलना चाहिए। कहाँ तक के लिए? कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके मार्केट तक उनको अच्छा एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ट्रेड रूल्स के अंदर, जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अपना काम कर सकें। ठीक है, बेसिकली बात की गई थी कि जितने भी ग्लोबल ट्रेड है उसको और रूल्स को अच्छा किया जाए, जिससे कि बेनिफिशियल हो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि जो डेवलप्ड वो तो पहले से डेवलप्ड है, उसको थोड़ी ना अच्छा और ग्रो करना है, हमें डेवलपिंग वालों को डेवलप बनाना है। अगला क्वेश्चन था जहाँ पे आपको स्टेप्स बताने थे जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिए जाएं, जिससे कि फॉरेन कंपनीज जो है इंडिया के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। तो होता क्या है, इंडिया के अंदर बनाए गए वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। इनका मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ अच्छा रखा जाता है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का जुगाड़ होता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का जुगाड़ होता है। इससे क्या होता है, कंपनीज कंपनीज क्या करती है, अपने प्रोडक्शन लगाती है यूनिट्स के अंदर, और होता क्या है कि इनको
स्टार्टिंग में टैक्सेस भी पे नहीं करने पड़ते बाहर की कंट्रीज़ को। और एक और रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है यहाँ जो लेबर लोग काम करती है, ठीक है, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल सके। उनके लिए भी आसान हो जाता है यहाँ पे आके यहाँ से लेबर उठाना। और फिर क्या है, कंपनीज भी फ्लेक्सिबिलिटी देती है अपने वर्कर्स को। जिस प्रकार से सरकार कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी देती है यहाँ से लेबर लेने के लिए, वैसे कंपनी यहाँ आने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी देती है अपने वर्कर्स को, ठीक है। कुछ शॉर्ट पीरियड्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे छुट्टी का टाइम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है कि कितने ड्यूरेशन में काम करना फिक्स है ना, तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, या आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं। तो ये सारी एमएनसी जो है इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं। तो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैप का क्वेश्चन, जिसमें कि है कि आपको इंडिया का मैप दे रखा है, सिंपल है, जहाँ पे आपको मार्क कर रखा है, ए मार्क कर रखा है, बाकी सब आपको बताना है खुद से। तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, क्या आपको मार्क करके दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, वो तो डिपेंड करेगा। तो ये दे रखा था कि जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ हुआ था, तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। अमृतसर का आपका पंजाब के अंदर मार्क करके दे रखा था, तो सिंपल यहाँ पे अमृतसर बस आपको मार्क करना था। दूसरा पूछा था यहाँ पे सिनग्रोली थर्मल प्लांट बता सकते हो, या उसकी जगह पे मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बता सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आसान है बताना, मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, क्योंकि पता है कि मुंबई कहाँ पे है, तो इजीली बताया जा सकता है इस चीज़ को। बाकी सिंगरौली कहाँ पे, तो ये आपका इस पार्ट में आई थिंक ये आपका यूपी के अंदर आ रहा है, ठीक है। फिर आपसे पूछा था कि कोलकाता के अंदर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पे। एयरपोर्ट तो पता ही, कोलकाता भी बता दिया साथ में, तो कोलकाता सिंपल है कि वो आपका वेस्ट बंगाल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एक और यहाँ पे मैप देख लेते हैं, इसमें क्या रहेगी वो जगह बताइए जहाँ पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था इंडिगो पीजेंट्स के लिए। तो कहाँ शुरू किया था वो बताना है आपको। उसके अलावा पूछा कि द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1920, और 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ था ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो उनका जो सेशन हुआ था वो था नागपुर में। कहाँ हुआ था, नागपुर में। और इंडिगो पीजेंट्स का पता ही होगा, सत्याग्रह कहाँ हुआ था, चंपारण में हुआ था। तो ये रहा आपका चंपारण बिहार के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था आपको, कोई से भी तीन लोकेट करने थे। तहरी डैम, आपका तहरी डैम हो गया, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, और हल्दिया सी एयरपोर्ट। अब पुणे का है, पुणे भी आपका महाराष्ट्र के अंदर ही है, तो इधर आपका मुंबई है, मुंबई से जस्ट नीचे आपका यहाँ आसपास में क्या देखने को मिलता है, पुणे देखने को मिलता है। हल्दिया जो है आपका, हल्दिया का आपका वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है आपका हल्दिया। तो हल्दिया आप सी पोर्ट दिखा सकते थे बॉर्डर बनाए, क्योंकि बॉर्डर पे आपके सी पोर्ट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा जो आपका नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है वो भी आपका उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। और तहरी डैम की बात करें तो ये रहा आपका तहरी डैम, ठीक है। तहरी डैम कहाँ पड़ता है आपका, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन इसमें क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से डेवलपमेंट करना जिससे कि आने वाले जनरेशन को कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरा क्वेश्चन है कि आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या होता है। आईएसओ सर्टिफिकेशन एक ऐसा स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो कि कंपनी फॉलो करती है। कंपनी फॉलो करके क्या दिखाती है, अपनी क्वालिटी, सेफ्टी, रिलायबिलिटी दिखाती है, जो भी वो सामान बना रही है, सर्विसेज दे रही है उसके ऊपर। तीसरा है कि आपको एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की अप्रोच बतानी, लोगों ने क्या क्या अप्रोच की थी, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो उन्होंने पॉल्यूशन कम करने पर ध्यान दिया था बेटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पावर प्लांट के अंदर। दूसरा रिसाइकलिंग और प्रॉपर डिस्पोजल किया था फ्लाई ऐश का। फ्लाई ऐश मतलब जो राख जो उड़ती हुई निकलेगी उसका प्रॉपर डिस्पोजल का सिस्टम उन लोगों ने बना रखा है। तीसरा है कि प्लांटिंग ट्रीज, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए थे अपने पावर प्लांट्स के अराउंड, ठीक है, जिससे कि पॉल्यूशन रिड्यूस किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का रिलेशन जानते हो सॉल्ट के साथ क्या है, ठीक है। सॉल्ट मार्च जो हुआ था तो एक पावरफुल सिंबल था जिससे कि नेशन को बहुत बड़े लेवल पे यूनाइट किया गया। तो स्टेटमेंट को आपको तीन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू बताना था। सॉल्ट के बारे में समझ लेते हैं क्या था। सॉल्ट देखो क्या है, सॉल्ट हमारी बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, सबको सॉल्ट चाहिए होता है। देखो अमीर हो चाहे गरीब हो, सॉल्ट सब लेंगे। तो जब सॉल्ट को चूज किया गांधी जी ने, तो इससे दिखाया फ्रीडम स्ट्रगल को कनेक्ट किया लोगों की डेली लाइफ से, सारे इंडियंस की, ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी लाइफ से कनेक्ट किया। दूसरा क्या था कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश सॉल्ट लो। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि सॉल्ट के ऊपर टैक्स जो इम्पोज कर दिया था, ठीक है, जिससे कि इंडियंस जो इसको प्रोड्यूस ना कर सके। तो गांधी जी ने क्या किया था, इस लॉ को ब्रेक किया था कहाँ पे, डांडी पे, जिससे कि क्या हुआ था कि मतलब लोगों ने इसका क्या किया था, अपोज किया था इस लॉ का कि मतलब गलत है हमारे साथ। तीसरा था कि यूनाइटेड पीपल अक्रॉस द कंट्री। अब पता ही सॉल्ट मार्च के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जो ज्वाइन किए थे, ठीक है।
लोगों ने बहुत ज़्यादा मार्च वगैरह किया था और जो भी था नेशनल मूवमेंट वगैरह के अंदर कंट्रीब्यूट किया था। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉल पॉक्स जो थी वो एक मोस्ट पावरफुल वेपन बन चुकी थी किसके लिए? स्पेनिश कनकरर्स के लिए, यानी स्पेनिश ने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे तबाही मचा रखी थी स्मॉल पॉक्स का इस्तेमाल करके। स्मॉल पॉक्स बीमारी फैलाई गई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने क्या इस्तेमाल किया था इसका? पहले तो बहुत डेडली डिजीज थी है जिसका कि सॉल्यूशन था नहीं उस टाइम पे, ठीक है। स्मॉल पॉक्स बहुत तेजी से फैलाया गया कहाँ पे? अमेरिका के अंदर 16th सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है। जो कि स्पेनिश जब अमेरिका पहुंचे थे तो अपने साथ स्मॉल बॉक्स भी लेके गए थे। अब वहाँ के जो अमेरिका के लोग थे उनके पास क्या था, कोई इम्यूनिटी थी नहीं, तो ठीक है उनकी फील्डिंग सेट होगी। उसके बाद मास डेथ्स ऑफ नेटिव्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों की मतलब मृत्यु हुई इसकी वजह से। उसके फिर इसके बाद क्या हुआ, स्पेनिश लोगों ने इजीली मतलब वो कवर कर लिया ना, वहाँ पे इजीली जीत गए क्योंकि वहाँ के नेटिव्स मर गए, कमज़ोर हो गए, तो इनके लिए आसान हो गया वहाँ पे कब्जा करना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमसे कई बार पूछता है जो कि सरकार ने लिए हैं जिससे कि इंडियन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए। पहला काम है लैंड रिफॉर्म्स किया। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या, अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हटा दिया, ठीक है, जिससे कि फार्मर जो है खुद जो है लैंड पे कल्टीवेट कर सकें। उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ रूरल क्रेडिट का मतलब है कि गांव इलाकों में चीप लोन्स प्रोवाइड कराना किसके थ्रू? जैसे कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कुछ बैंक्स होते हैं और कोऑपरेटिव्स होते हैं। कोऑपरेटिव्स मतलब जो साथ में उसके पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, नाबार्ड, ठीक है, जिससे कि मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है और रूरल क्रेडिट इजीली फार्मर्स को मिल पाता है। उसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसे कि अगर नेचुरल डिजास्टर में कुछ भी नुकसान हो जाता है क्रॉप्स वगैरह को, तो उसके बदले में पैसे मिल जाएंगे सरकार से। उसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जो भी एमएसपी आपका, ठीक है, उसको मैक्सिमम रखना जिससे कि, और एक फेयर प्राइस पे रखना जिससे कि फार्मर्स अच्छा खासा पैसा अर्न कर सके जिनका उनको नेसेसरी उनके क्रॉप के अकॉर्डिंग। उसके अलावा रिसर्च करना और अलग से सर्विसेज को भी बिल्ड किया गया है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के द्वारा सरकार के। कैसे? उन लोगों ने बनाया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बना रखा है जहाँ पे क्या है फार्मिंग टेक्निक्स को हमेशा इंप्रूव किया जाता है और प्रोडक्टिविटी पे और ज़्यादा किस तरीके से अच्छा हो सकता है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स इन द सेंस मतलब कॉलेज टाइप जैसे होता है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको दो मेथड बताने हैं जो कि यूरोपियंस के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे इंडेंटेड लेबर्स को रिक्रूट करने के लिए। इसका मतलब है कि जो लेबर्स थी उनका मतलब अपना पूरा गुलाम बना लिया था उन लोगों ने, तो वो कैसे उनको अपने कब्जे में लेते थे ये बताना है। तो पहले तो काम है एजेंट से। इनके जो एजेंट थे उनको आर्किटेक्ट्स बोला जाता था, जो कि गांव में जाते थे और वहां से गरीब लोगों को उठाते थे। गरीब लोगों को बोलते थे कि भाई बहुत अच्छा अच्छा पैसा मिलेगा और तुम्हें अच्छे अच्छे काम करने की कंडीशन मिलेगी। उनको मिसलीड करते थे, झूठे प्रॉमिस देते थे उनको, उनसे बता देते कि काम बहुत अच्छा है, ठीक है, आना जाना भी कम करना पड़ेगा, ठीक है, और आसान काम है और पैसा अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या करते थे, उनको प्लांटेशंस के ऊपर जबरदस्ती काम करवाया जाता था। प्लांटेशन पता है बहुत लार्ज एरिया में किया जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे उनको फंसाया जाता था। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे। इसी साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट को इंडेंचर बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करते थे कि उनको फिक्स कर देते थे कि कम से कम 5 साल के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? त्रिनिदाद के अंदर, फिजी के अंदर और मॉरिशस के अंदर। उसके अलावा रिक्रूटमेंट फ्रॉम पुअर एरियाज, जैसे कि जो गरीब एरियाज थे वहां से लोगों को उठाया जाता था। मतलब ऐसे लोग ना जिनको मतलब काम करना ही करना है, तो उनको तो पागल बना के फंसाया जा सकता है। यहाँ पे एक एमसीक्यू जिसमें क्या रहा है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट पता करना है, इंडियन लेवल के गवर्नमेंट के बारे में पता करना है। पावर शेयर बिटवीन सेंट्रल टू गवर्नमेंट, सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट। देखो सेंट्रल से लोकल गवर्नमेंट में जब पावर आपकी शेयर हो जाती है, शेयर मतलब पावर पहले सेंटर में थी पर अब सेंटर में नहीं है, पावर सेंटर से बाहर निकल चुकी है, सबके पास जा रही है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड होगी, है ना। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम इसका सही आंसर हो जाएगा। डिक्टेरियल होता है जब एक ही व्यक्ति उस पर पूरा कवर कर रहा होता है, तो ये तो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। यूनिटरी फेडरल भी कुछ नहीं होता यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, जैसा स्टेटमेंट दे रखा है, द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स टू एंड रेवेन्यू विद देम, इट इज कॉल्ड द थ्री टायर गवर्नमेंट। आपको पता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर होता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि आपका जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो वो आपका टर्शरी सेक्टर का होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें स्टीम इंजन को इंप्रूव किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। और इसके अलावा इसमें से कौन सा एक फेरस मेटल का एग्जांपल है? फेरस मेटल तो कॉपर नहीं है, बॉक्साइट नहीं है, टिन भी नहीं है, निकल आपका एक फेरस मेटल है। यहाँ पे मैचिंग करनी है तो देखो बायोलॉजिकल से क्या मतलब, बायोलॉजिकल रिलेटेड आपका वाइल्ड लाइफ से। रिन्यूएबल की बात करें जो बार बार बनाया जा सकता है, तो रिन्यूएबल आपका सोलर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल जो बार बार नहीं बनाया जा सकता वो आपका कोल, ठीक है। 3 का 1 होना चाहिए, 3 का 1, ये रहा देखो, 3 का 1, 1 का 2 और 2 का 3 है ऑप्शन नंबर सी, इसमें सी हो जाएगा। वाई डिड इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज ट्रेड रेगुलेशन 1991? 1991 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने जो ट्रेड के बैरियर्स थे, ट्रेड को जो लिबरलाइज कर दिया, लिबरलाइज मतलब सबके लिए ओपन कर दिया, सबके लिए ओपन कर दिया, उसको पूरा फ्री कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियन प्रोड्यूसर जो है वो कम्पीट कर सकें वर्ल्ड मार्केट के अंदर, ठीक है। ये वो मतलब ऐसा चाहते थे कि हम लोग बाहर भी कम्पीट कर पाए ओपन वर्ल्ड के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि वाटर हार्वेस्टिंग जो है
वो आखिर मतलब क्यों कंपलसरी है? क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है, आप पानी सेव कर लोगे फ्यूचर यूज़ के लिए, वाटर शॉर्टेज से आप बच पाओगे। सिंपल है, लो कॉस्ट मेथड है पानी बचाने का। और जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे तो और इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? रेन वाटर जो है वो छत पे गिरता है घरों की बिल्डिंगों पे, पाइप के थ्रू या गटर्स पाइप के थ्रू जो कलेक्ट किया जाता है, पानी को फिल्टर करते हैं, डर्ट और लीव्स वगैरह हटाते हैं, उसको टैंक में रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं बाद में। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा 2 मेथड बताना है जो कि एंशिएंट इंडियंस के लोग फॉलो करते थे वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो पहला है जोहाड़ और दूसरा टंका। जोहाड़ में क्या होता था, छोटे-छोटे डैम्स बनाते थे जिससे कि रेन वाटर कलेक्ट हो सके। टंकास के अंदर क्या होता था, अंडरग्राउंड टैंक बनाते थे जिससे कि वो पानी सेव करते थे ड्रिंकिंग के लिए। ये आपको राजस्थान के अंदर भी देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर से एक मैप है, वो प्लेस बताइए जहाँ पे आईएनसी का सेशन हुआ था 1920 के अंदर। तो देखो सिंपल, आपको पता ही है नागपुर में हुआ था, है ना? नागपुर में हुआ था क्योंकि ये रहा नागपुर, क्योंकि अभी हमने डिस्कस भी किया था। अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं। कहाँ गया? हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि आईएनसी का सेशन जब 1920 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ हुआ था आपका ये आपका नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन था कि वो जगह हुआ था जहाँ पे गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ दिया था। तो कहाँ तोड़ा था? डांडी पे। तो ये रहा डांडी, कहाँ पे? गुजरात के अंदर है आपका। उसके बाद है आपका ये, चलो पॉइंट आपको मार्क करके दे रखा था, सिर्फ डांडी आपको लिखना था तो आप इजीली कर सकते थे। उसके अलावा आपको मैप ऑफ दे रखा है इंडिया का, जिसपे कि आपको लेबल करना है ब्ला ब्ला, ठीक है। बेलाडिला हिल्स कहाँ पे? बेलाडिला हिल्स है जहाँ पे आपकी आयरन ओर माइंस पाई जाती है, कर्नाटका के अंदर है। तो ये रहा कर्नाटका आपका, कर्नाटका के अंदर आप ये मेंशन कर रखा है यहाँ पे। आई एम नॉट कन्फर्म फॉर दिस, ठीक है, कि ये कहाँ पे है, देख लेंगे इसको कहाँ पे, ठीक है। तो बेलाडिला हिल्स यहाँ पे आपकी। उसके अलावा नामरूप जो थर्मल पावर प्लांट है आपका, नामरूप ये रहा, आपका देख सकते हैं, ये आपका असम के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। असम आपका ये जो बर्ड टाइप का होता है ना, दिस इज कॉल्ड असम। तो असम के अंदर आपका नामरूप है। उसके अलावा कांडला, कांडला तो हमें नाम से समझ में आता है, कांडला कहाँ है? गुजरात में आपका मेजर सी पोर्ट है। तो ये रहा गुजरात के अंदर सी पोर्ट है आपका। फिर मीनम बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मीनम बक्कम कहाँ है? चेन्नई में आपका, ठीक है। ये तो आपको याद होना चाहिए, चेन्नई में मीनम बक्कम। तो ये रहा चेन्नई के अंदर आपका मीनम बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या डिफरेंसेस है। देखो ऑर्गेनाइज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो होते हैं। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, खुद के रूल्स बना लेते हैं ये लोग। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिलती है। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे काम करने के जो घंटे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। यहाँ पे क्या है, छुट्टियाँ भी मिलती है, पेड लीव से मिल जाती है, छुट्टी करोगे तो पैसे नहीं कटेंगे, पेंशन भी मिल जाएगी, मेडिकल बेस फैसिलिटी मिलती है, पीएफ के पैसे मिलते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर लो, बैंक में काम कर लो, किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करो कि जब भी सारी फैसिलिटी मिलेगी। अनऑर्गेनाइज में क्या, छोटी मोटी दुकानों पे काम कर रहे हो, ये छोटू चाय लेके आए, ठीक है, तो उसमें तो पता नहीं चलेगा ना कि मतलब क्या आप क्या फैसिलिटी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी उसके अंदर। स्ट्रीट वेंडर हो आप सब्जी बेच रहे हो गली में घूम घूम के, कुछ कोई फायदा नहीं है उसका। डोमेस्टिक वर्कर हो, ठीक है, आप डेली वेज लेबरर हो, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि कितने दिन की कितनी दिहाड़ी मिलेगी, कभी मिलेगी भी नहीं भी मिलेगी, काम होगा नहीं भी होगा, कोई सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी पूछ लेता है आपसे। तो मुंबई था उसके अंदर, और पुणे था। बाकी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो नोएडा का इंपॉर्टेंट है। नोएडा का आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क पता चलिए, नोएडा का है, यूपी के अंदर है यहाँ पे, ठीक है, और दिल्ली के पास है, तो आप इसको इजीली मार्क कर सकते हैं। उसके अलावा एक आपका हैदराबाद के अंदर है, और एक आपका बेंगलोर के अंदर है। बेंगलोर के अलावा एक यहाँ पे चेन्नई वाला याद रख लो, और गुवाहाटी वाला। अब देखो इनके जो नाम है ना, कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का नाम क्या है, वो रखने की जरूरत नहीं है याद आपको, क्योंकि आपको सीधा जगह देख के ही पूछ लेगा कि कहाँ पे, तो आप इजीली मार्क कर पाएंगे। उसके अलावा आयरन एंड स्टील प्लांट से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, जिसमें कि मुझे लगता है कि जमशेदपुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जमशेदपुर में आपका जो है पहला मॉडर्न स्टील प्लांट था, ठीक है। और ये कहाँ पे आपका, ये आपका झारखंड के अंदर है। वैसे ही जो बोकारो है, बोकारो भी आपका झारखंड के अंदर ही आता है। दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। और जो राउरकेला है, राउरकेला आपका उड़ीसा के अंदर। मुझे लगता है सारे इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये नहीं कह रहा कि यही आ जाएंगे, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट सारी हैं, थोड़े बहुत ही तो आ रहे हैं, विजयनगर है, ये भद्रावती है, सलेम है, ठीक है। इनको याद रखना तो मुश्किल नहीं है आयरन स्टील प्लांट को, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, कम नंबर पे है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक लेजिटमेट गवर्नमेंट क्यों कहलाती है। एग्जाम्पल से बता रहे हैं, लेजिटमेट का मतलब क्या है, एक लॉफुल गवर्नमेंट है, ठीक है, लॉज पे काम करती है, और कंसेंट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की सुनती है, लोग जो चाहेंगे वैसा ही होगा उस गवर्नमेंट के अंदर, इसलिए इसको लेजिटिमेट बोला जाता है, ठीक है। सिटीजन जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं। ये गवर्नमेंट जो सबके लिए एक्सेप्टेबल है, हर कोई चाहता है ऐसी गवर्नमेंट को। लोगों को डिबेट करने का मौका मिलता है पॉलिसीज के ऊपर। गवर्नमेंट अगर कुछ गड़बड़ करती है तो उसको आंसर करना पड़ेगा। सिटीजन के पास जो है पूरा अधिकार है कि वो सरकार के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके, और डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि डिसीजन मेकिंग जो अच्छे से हो सके। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि
अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं जो कि कृषक कोऑपरेटिव्स जो ऑफर करती है अपने खुद के मेंबर्स को। तो कृषक कृषक कोऑपरेटिव जो इसके अंदर कम से कम आई थिंक 1200 मेंबर्स होते हैं, सारे फार्मर्स वगैरह, ठीक है, उनकी पूरी कमेटी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही हाई कोलेटरल प्रोवाइड कराते हैं बैंक्स को, और ठीक है, इनको क्या होता है फिर उससे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन का सामान खरीद सकते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है, अपने एग्रीकल्चर के लिए। जैसे फिशरी लोन्स लेते हैं, मतलब जो फिशिंग से रिलेटेड हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया, हाउसेस की कंस्ट्रक्शन करनी है इनको, और भी अलग अलग प्रकार के खर्चे हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ कृषक कोऑपरेटिव्स के अंदर जो है, मतलब ऐसे ऐसे लोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, इनका खुद का एक ग्रुप है। मतलब एक क्वेश्चन था सिंपल सा कि एजेंडा 21 जो हुई थी आपकी कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ हुई थी, सबको पता ही, तो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो और समिट हुआ था 1992 के अंदर। सिंपल है, इस समिट के अंदर क्या क्या बातें निकली थी वो भी हमें जो है एक बार देख लेनी है, जो कि सिंपल है बिल्कुल। मतलब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है, वो सब कुछ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको बताना है ओटो वन बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के अंदर कैसे काम किया, जर्मनी का यूनिफिकेशन किस प्रकार से किया। तो पहले देखो, बिस्मार्क जो है वो चीफ मिनिस्टर था कहाँ का, रशिया का, और उसको बिलीव था कि जर्मनी को जो यूनिफाइड किया जा सकता है कैसे। उसका मानना था कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से और मिलिट्री पावर से, जितना ज़्यादा मिलिट्री पावर होगा उतनी जल्दी हम लोगों पर कब्जा कर पाएंगे। उसकी पॉलिसी थी ब्लड और आयरन की पॉलिसी थी। इसका मतलब था कि वॉर्स और मिलिट्री स्ट्रेंथ से ही चीज़ों को जीता जा सकता है और वो जर्मनी को यूनाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसका ये नहीं मानना था कि मतलब हमसे भी डिस्कशन करें, बैठ के डिस्कशन करने से कुछ नहीं होगा, मिलिट्री सीधा लेके जाओ, अटैक कर दो। तो यूनिफिकेशन के लिए उसने लड़ाइयाँ लड़ी थी। कौन कौन सी? 3 इंपॉर्टेंट वॉर थी, पहले तो डेनमार्क के साथ, दूसरी ऑस्ट्रिया, तीसरा फ्रांस के साथ। इससे क्या हुआ था कि वो बहुत सारे जर्मन स्टेट्स को जो है रशिया के अंदर ला पाया था, और फिर उसने क्या किया था, जर्मन एम्पायर बनाया था 1871 के अंदर। जर्मनी जो ऑफिशियली यूनिफाइड हो गया था, और केसर वेलम वन जो था उसने खुद को ही वहाँ का मतलब एम्पायर घोषित कर दिया था। सब कुछ खुद में ही शेर बनते सब के सब, ठीक है। और कहाँ पे? पैलेस ऑफ वर्सिलिस के अंदर 1871 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिससे मेजिनी का काम क्या था, यूनिफिकेशन ऑफ इटालियन रिपब्लिक, इटली के अंदर क्या काम किया था जिससे मेजिनी भाई ने। तो पहले तो नेशनलिज्म का आइडिया को फैलाया था, ठीक है। उसका मानना था कि हम लोग यूनाइटेड कब हो पाएंगे और इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कब बन पाएंगे, क्योंकि मतलब जब हम सबके अंदर नेशनलिज्म का आइडिया होगा। पहले तो हम अपने देश के लिए जब कुछ सोचेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो उसने लोगों को इंस्पायर किया नेशनल यूनिटी के लिए कि सब साथ में लेके आओ, फ्रीडम करो। फ्रीडम के मतलब लड़ाई करो फॉरेन रूल से, ठीक है। उसके अलावा फॉर्मेशन किया यंग इटली का। यंग इटली बनाया था उसने 1831 के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इसका नाम था यंग इटली। उसने क्या किया था, अलग अलग इटालियन स्टेट्स को वो एक ही स्टेट के, एक ही नेशन के अंदर ले आया था रिवोल्यूशन के थ्रू। उसके अलावा उसने इंस्पायर किया था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को, ठीक है, जैसे कि सीक्रेट सोसाइटीज बनी छोटी छोटी, जिन्होंने कि उस टाइम पे जो रूल कर रहे थे लोग उनके खिलाफ फाइट करी, स्पेशली ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है। जो लोग मतलब कंट्रोल करते थे ना इटली को, उसके खिलाफ वॉर करने के लिए छोटी छोटी सोसाइटीज वगैरह बनाई। यानी उसने बहुत तरीके से लोगों को एक कह सकते हैं कि मतलब उकसाया करने के लिए, ठीक है, मोटिवेट किया लोगों को, ये कह सकते हो। इन्फ्लुएंस किया दूसरे लीडर्स को भी, जैसे कि जेजेपे आपका गैरीबाल्डी हो गया, ठीक है। तो इन लोगों को क्या किया उसने, इन लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर आगे बढ़ गया और साथ में मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ आपके मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि आपका पारादीप हो गया, ठीक है, आपका हल्दिया हो गया। हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है, आपका सी पोर्ट। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट है आपका महाराष्ट्र के अंदर, और ये मरमा गांव आपका गोवा के अंदर है आपका सी पोर्ट। उसके अलावा मीनम बक्कम आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ पे? चेन्नई में। और तुतिकोरिन जो आपका सी पोर्ट है, ये कहाँ आपका? ये आपका तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी दिल्ली का आईजीआई तो पता ही है, बेसिक है तो बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर प्लांट्स की। तो पावर प्लांट्स कौन कौन सा, जैसे कि नरोरा हो गया आपका, आपका शिंगरोली हो गया, आपका कोरबा हो गया, कलपक्कम हो गया आपका, ठीक है, तारापुर हो गया, रावत भाटा राजस्थान का हो गया। उसके अलावा नमरूप हो गया, उसके अलावा बोंगला गांव हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। गारंटेड ये नहीं होता कि ये आएगा, इसमें से मतलब एक्स्ट्रा भी हो सकता है, पर ये वाले हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी का रोल क्या है, डेमोक्रेसी किस प्रकार से इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को कम करती है, इसको एग्जांपल्स के थ्रू में समझाना है। तो देखो, पता है सिंपल सा क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी का कई बार क्वेश्चन आता है, घिसे पीटे से आंसर है, मतलब 10-12 पॉइंट अच्छे से रिकॉल करके जाओ, आप सबके अंदर वही लिख के आ जाओगे, नंबर पूरे मिल जाएंगे। पहला काम तो पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, यानी कि 18+ जितने लोग सबको वोट करने को मिलता है यहाँ पे, पहली बात। तो मतलब इनइक्वालिटी यानी इक्वालिटी कैसे बढ़ावा देती है और गरीबी कैसे कम करती है उसे बताना है। और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, हर किसी को इंडिविजुअली मतलब ठीक है रिस्पेक्ट देती है। डिसीजन होती है क्वालिटी, मतलब डिसीजन की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती है, लड़ाई झगड़े से बचाती है लोगों को। अनबायस्ड जुडिशरी, ये नहीं कि मतलब किसी को पूरा बोल दें कि भाई तू ही सही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि कुछ मतलब जो डिस्प्रोपोर्शनेट बहुत ज़्यादा है शेयर हमारा वेल्थ का और इनकम का ना। जैसे कि दिखता है कि मतलब बहुत छोटा सा जो पोर्शन है उसमें बहुत सारे गरीब लोग हैं। सॉरी, मतलब क्या है कि मतलब जितने गरीब लोग हैं उनके साथ मतलब वो भेदभाव होता है उस प्रकार का, समझ सकते हो आप, इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। उसके अलावा बात करते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट क्या अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स बनाती है, कल्याण की स्कीम्स बनाती है जो कि मतलब गरीब लोगों को और जो लोग मतलब थोड़े पिछड़े हुए हैं उनको थोड़ा आगे लाने के लिए हेल्प करती है। रिजर्वेशन का सिस्टम में हमें बताइए रिजर्वेशन क्या करता है। अभी कोई सा भी एग्जाम वगैरह हो हर जगह रिजर्वेशन मिलता है, जिससे कि जो ऐसा सेक्शन है जो कि मार्जिनलाइज है, मार्जिनलाइज मतलब जो कि नीचे रह गए पिछड़े रह गए, तो उनको भी मतलब आगे साथ में लाया जा सके और जो इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सके और पॉवर्टी से मतलब आगे बढ़ सके, बेटर हो सके सिस्टम। एक क्वेश्चन यहाँ पे कि अब देखो पूछ रखा है कि कौन सा रिलीजन जो है एमर्ज हुआ था फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया और फैला था बहुत सारे डायरेक्शंस के अंदर, डायरेक्शन मतलब दिशाओं की बात कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। इन थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट, तो सिल्क रूट के थ्रू कौन सा आपको बताना, सिंपल सी बात है कि कौन सा उस टाइम पे रिलीजन फैला था बहुत ज़्यादा, तो बुद्धिज्म इसका सही आंसर है, सिंपल है बिल्कुल ये तो। क्वेश्चन यहाँ पे कि ओशन का जो वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में मिनरल्स होते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है कैसे। देखो मैक्सिमम जो मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, सब कुछ आपको लार्जली देखने को मिल जाता है ओशन वाटर के अंदर। और ओशन बेड्स यानी जो सबसे नीचे जो ओशन बेड्स की अगर बात करें तो वहाँ पे मैग्नीज नोड्यूल्स बहुत ज़्यादा है, मैग्नीज रिच मात्रा में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि डिसेंट्रलाइजेशन की हमें जरूरत ही क्यों है ना। डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं जो पावर को जब हम तोड़ देते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर, तीन टायर गवर्नमेंट के अंदर हम करी क्यों रहे हैं ऐसा, क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो पावर शेयरिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, है ना। अब देखो कोई लोकल लेवल पे इशू है तो लोकल लेवल की सरकारी सॉल्व कर ले, वो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, है ना। लोगों को ज़्यादा बेटर नॉलेज होती है लोकेलिटीज़ के अंदर। अब जैसे कि अब मोदी जी को ये थोड़ी ना पता कि मतलब पर्टिकुलर आपके एक रीजन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है ना, वो तो आपका लोकल लेवल का कोई होगा वही समझेगा ना, तो इसीलिए दे ऑल्सो हैव आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी, उनको ये भी पता था कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कैसे चीज़ों को एफिशिएंटली मेंटेन करना है, इसलिए पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है ना। बस सिंपल है, और बाकी डेमोक्रेटिक आपका जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छा होता है, ठीक है, एक अच्छी हैबिट मिलती है कि मतलब हर कोई इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पा रहा है डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट बताना है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। तो देखो पता ही है एग्रीकल ग्लोबलाइजेशन क्या आपका कि नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह आई थी, है ना, तो न्यू टेक्नोलॉजीज आपकी इस्तेमाल होती है फार्मिंग के अंदर, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हो गए, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई आपकी, है ना। उसके अलावा हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, मिलेट्स हो गया, हर्ब्स एंड मशरूम्स, है ना, उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाइंग आप देखने को मिलेगा, नहीं बहुत ज़्यादा मतलब इन क्रॉप्स को भी उगाया जाएगा। उसके अलावा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है ना, वो लोग इन एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, फार्मर्स जो है नए मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया के बाहर भी, और इंश्योरेंस स्कीम्स भी मिलती है फार्मर्स को जिससे कि उनका बेनिफिट होता है, तो सब कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, ताकि हम देख पाए कि मतलब बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, तो उन चीज़ों को हम लोग अडॉप्ट कर पाए देख के। अगला क्वेश्चन है कि विमेंस का क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, एक्सप्लेन करना है आपको। तो गांधी जी का जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है, जो कि सॉल्ट मार्च से इंस्पायर हुआ था, उसमें बहुत सारी विमेंस ने जो है पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और पार्टिसिपेट किया था मार्च के अंदर भी, जो भी मार्च वगैरह की गई थी उस टाइम पे विमेंस ने क्या किया था, मतलब फॉरेन जो क्लोथ सेलिंग फॉर शॉप्स थी उनका बहिष्कार वगैरह किया गया था, बहुत से लोग जेल जेल में भी चले गए थे। और अर्बन एरियाज़ में क्या था कि विमेन जो है जो हाई कास्ट फैमिली से थे वो भी निकल गई थी, रूरल एरियाज़ में भी, रूरल एरियाज इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड्स, और जो रिच जो पीजेंट्स यानी जो अमीर जो घराने थे गाँव की तरफ भी, वहाँ से भी जो है विमेंस जो है निकल के आई थी। मूव्ड बाय गांधी जी कॉल दे बिगिन टू सी सर्विस टू द नेशन एज सेकंड ड्यूटी ऑफ वुमेन। अब गांधी जी के जैसा गांधी जी ने जो भी भाषण वगैरह दिया होगा जो भी बोला होगा उसकी वजह से विमेंस को ऐसा लगने लग गया था कि उन लोगों के लिए भी मतलब नेशन नेशन के लिए कुछ काम करना उनके लिए एक मतलब धर्म की तरह हो गया, ठीक है, वो भी इसको एज अ सर्विस जो है देखने लग गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि इंडियन फोल्कलोर और सिंबल्स ने किस प्रकार से स्ट्रेंथ किया था। अब इंडिया में देखो नेशनलिज्म का जब आइडिया आया, हमारे राष्ट्रवाद का जब आइडिया था कि हमें देश के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए कैसे चीज़ को बढ़ावा दिया, हमें पता है कि सॉन्ग्स वगैरह बजाते हमें मोटिवेट करते हैं, सिंपल है ना। तो इंडियन फोल्कलोर हो गया, सिंबल्स वगैरह, जैसे कि हमारा फ्लैग देख के हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इससे हम समझ सकते हैं हमें सिंपल है बिल्कुल, ये तो मतलब कोई बच्चा आराम से इसका आंसर कर सकता है, ठीक है। तो फोक टेल्स बनाई गई थी उस टाइम पे, इसमें तो काफ़ी कुछ दे रखा है, मैं आपको सिंपल सिंपल बताता हूँ क्या है। यहाँ जाते देखो जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, अलग अलग पोएम्स वगैरह लिखी थी, है ना, पोएम्स लिखी थी, और एज अ मतलब एक इमेज बनाई थी भारत माता की कि भारत माता हमारी कैसे होंगी। और मद्रास के अंदर नतीशा शास्त्री थी, उन्होंने क्या किया था, एक
एक कलेक्शन बनाया था, ठीक है, तमिल टेल्स का, जिसको कि द फोकर ऑफ साउदर्न इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम पे नेशनल सिंबल्स बनाए गए थे, एक जैसे एक ट्राई कलर भी बनाया गया था, जो कि रेड ग्रीन येलो कलर का था, इस तरीके का ये था आपका, जिसमें वंदे मातरम बीच में लिखा था। और यहाँ पे जो अलग अलग सिंबल है, ये हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी को दर्शाते थे उस टाइम पे। ठीक है, 8 लोटसेस थे, जो कि ब्रिटिशर्स की प्रोविंसेस को दिखाते थे, और एक केसेंट मून था, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा 1921 के अंदर गांधी जी ने क्या किया था, स्वराज फ्लैग डिजाइन किया था, इसके बीच में क्या था, चरखा था मिडल में। और फ्लैग लेके जाना, अब देखो ऐसा होता है कि हम रैंडमली कहीं भी ऐसे मतलब जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने, उसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जब फ्लैग लेके जाते हैं तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, हमें पता है कि हम एक सेंस ऑफ प्राइड हमारे अंदर है ना, एक सेंस ऑफ प्राइड हमारी रिस्टोर होती है कि हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ट्रैक कलर देख के मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके अलावा क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कि बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किस स्टेट के अंदर है, तो आपका ये मेघालय के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो आपका उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है। अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन कौन सी लैंग्वेज है, ये सारी लैंग्वेजेस है, सारी याद करना जरूरी नहीं है, बट एक बार देख लेना ऊपर से, जिससे कि एक बार थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए बस। ठीक है, स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में यार 22 हो गई, 22 हो गई। ठीक है, और ये आपका 8th शेड्यूल की मदद से ऐड किया गया था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर कि इसमें से कौन सी जो है एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो भोजपुरी इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो भोजपुरी गलत हो जाएगा, गढ़वाली भी नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है, नेपाली इसका सही आंसर है, देख सकते हो यहाँ पे नेपाली होगा कहीं पे, कहाँ है नेपाली, ये रहा 14 नंबर दिख रहा है नेपाली। तो नेपाली एक हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी रीजन है जिसको कि फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड बोला जाता था। फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड का मतलब था ये एक मेथिकल लोकेशन थी, मेथिकल मतलब नकली लोकेशन थी साउथ अफ्रीका में, तो सर मानते थे कि ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे बहुत सारा सोना होगा, बहुत सारा पैसा होगा, बहुत कुछ वेल्थ होगी दुनिया भर की। ठीक है, तो ये एक मतलब वो थी, मैथोलॉजिकल हमारी सोच थी। तो ये कहाँ, ये कौन सा आपका, ये एल दुरांदो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें से किसने ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन को 1930 के अंदर। तो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन को किसने लाया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लेके आए थे। ठीक है, जिससे कि वो किनके बारे में बात कर रहे थे, दलित के बारे में बात कर रहे थे। दलित को उस टाइम पे क्या बोला था, अनटचेबल बोला जाता था, जो कि अपने सोशल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे थे, है ना। और अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे थे वो, कि उनके लिए खुद से एक अलग से वोटिंग का राइट वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्रॉप आपको आइडेंटिफाई करना है इन्फॉर्मेशन मदद से। इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है किसका, पल्सेस का। यहाँ से पता कर सकते हो, सिंपल है। अगला मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, देखो प्रोटीन की बात कर दी तो यार राइस से तो प्रोटीन मिलता है नहीं, बाजरा का लेना देना है नहीं। और अब देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लार्जेस्ट कंज्यूमर बोल दिया तो वीट तो वैसे भी नहीं हो सकता, पल्स से आंसर हो जाएगा। इसको जो है कम मॉइस्चर चाहिए और ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाती है, तो पल्स है। और मोस्टली ग्रोन की जाती है रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, यानी अलग दूसरी क्रॉप्स उगाई जाए उनके साथ में भी इसको उगा दिया जाता है, तो पल्सेस ही होगा। अगला यहाँ पे फिर एक मैप का क्वेश्चन है, वो प्लीज बताइए जहाँ पे आईएनसी का सेशन हुआ था 1927 के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं 1927 का, है ना। और उसके अलावा द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर इंडिगो प्लांटर्स। देखो इंडिगो प्लांटर्स तो सबको ही पता है यार, कहाँ होता है अपना, वही फेमस जगह चंपारण के अंदर है ना। तो इसका हो जाएगा चंपारण। और इसके अलावा आपका जो ये हुआ था एनसी का सेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, मद्रास या फिर चेन्नई में हुआ था 1927 के अंदर। मद्रास लिखो चेन्नई लिखो तो नहीं वैलिड आपका। उसके अलावा बताना है सलाल डैम कहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका सलाल डैम, जो कि कहाँ देखने को मिलता है आपको, ये आपका आ गया, ये आपका जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपका सलाल डैम। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे, तो ये रहा आपका, जो कि कहाँ पे, ये आपका तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, तेलंगाना के अंदर है आपका रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट। और गांधीनगर, गांधीनगर पता है गुजरात के अंदर है, तो गांधीनगर सॉलिड टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ आ जाएगा, गुजरात के अंदर आ जाएगा। उसके बाद तूतीकोरिन सीपोर्ट, तूतीकोरिन सीपोर्ट कहाँ है आपका, तो ये रहा आपका तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, विशाखापट्टनम के पास है, तो तूतीकोरिन सीपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका।